Hello aspirants, welcome. And in this short discussion, we will talk about the role of startups in India's agriculture sector. Okay. So अभी तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कितना जानते हैं वो पहले बात कर लेते हैं. We already know that 15% हमारी जीडीपी का आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से. इट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर. सेकंड पे आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर. सेकंड थिंग इज कि एग्रीकल्चर काफी स्लो रहा है इन एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. नो सर, कुछ सेकंड सोचिए कि क्यों ऐसा, क्या फैक्टर्स रहे हैं. सबसे पहला फैक्टर रहा है अनअवेयर. फार्मर्स उतना अवेयर नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में जो एग्रीकल्चर में यूज की जा सकती है. दूसरा है अगर अवेयर भी है तो वो अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए. एंड थर्ड इज कि अगर अफोर्डेबल भी है तो देयर इज ए लैक ऑफ ट्रस्ट. उसे ये लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लूं या नहीं भी करूं, मेरा प्रॉफिट, मेरा प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है. एंड एट द सेम टाइम सबसे बड़ा इशू जो एग्रीकल्चर में है वो है क्रेडिट फैसिलिटी का. क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो अधिकतर क्रेडिट वगैरह लिए जाते हैं, कुछ हद तक केसीसी ने हेल्प किए, बट अदर देन जब बड़ी बड़ी मशीनरी लेनी होती है तो या तो आप बैंक के पास जाओगे लोन के लिए या फिर कहीं इनफॉर्मली किसी से उधार लोगे. ओके. इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक स्कीम चलाई थी जिसमें हमने बात की थी एक्सटेंशन सर्विसेज की. दीज एक्सटेंशन सर्विसेज आर काइंड ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि जो फार्मर्स को एडवाइस देते थे इनके पास वो नॉलेज, वो टेक्निकल नो हाउ होता था कि आपको किस तरीके से फार्मिंग करनी है. बट व्हाट हैपेंड इज दैट पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किए उसके बाद स्टेट ने अपने आप को एग्रीकल्चर सेक्टर से काफी हद तक विड्रॉ कर लिया. ठीक है, एक्सेप्ट एमएसपी. बस वही है जहां पर स्टेट यानी कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरवेंशन करती है, अदरवाइज उसने लगभग सब जगह से अपने आप को एग्रीकल्चर से विड्रॉ कर लिया. और ये जो एक्सटेंशन सर्विसेज थी ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई हैं. चलते हैं कुछ हमारे कृषि विकास केंद्र एंड ऑल, बट उनमें जो साइंटिस्ट वगैरह जो बैठते हैं उनकी जो क्वालिटीज है उससे ज्यादा तो फार्मर खुद जानता है कि मुझे एग्रीकल्चर कैसे करना है. ठीक है, मोस्टली जनरली बस नाम के लिए डिग्री ले ली है एंड बैठे हुए हैं. ठीक, तो ये भी हमारे उतने इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं. अब डिमांड बढ़ती है, डिमांड जो आती है आज एग्रीकल्चर सेक्टर में वो आती है लास्ट माइल डिलीवरी की. जैसे न्यूज़पेपर एनालिस्ट के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब फार्मर को ये डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर कितनी क्वांटिटी में डालूं, तो वो डिपेंड किस पे हो जाता है, जो रिटेलर है. वही रिटेलर बता देता है कि ये वाला फर्टिलाइजर ले जाइए, इसको इतनी क्वांटिटी में आप छिड़क दीजिएगा, इससे फायदा हो जाएगा. तो उसकी पूरी जो डिपेंडेंसी है वो किस पे आ गई, इस रिटेलर पे. अब ये देते हैं बायस्ड एडवाइस, क्योंकि वो वही फर्टिलाइजर बताएगा जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हाई होगा. राइट. सो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो अभी तक हमने न्यूज डिस्कशन में देखे. उसके अलावा हमने एक और चीज की बात की थी ऑन 10 सितंबर, दैट वाज अबाउट डीएएमयू. ठीक है, अगर आपने डिस्कशन देखा होगा तो आपको पता होगा यहां पर ये एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. ये ऑफिसेज खोले गए और इनकी खास बात ये थी कि आपको लोकल लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट वेदर एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे थे. फिर नीति आयोग को मस्ती चढ़ी, उसने कहा कि नहीं यार, ये जो यहां पर जो भी एडवाइसेस जारी हो रही हैं ये सब ऑटोमेटिक है, तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज्यादा नीड नहीं है. और दूसरा वो कह रहा है कि इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको मोनेटाइज कर लेते हैं. नीति आयोग ने कहा कि हम इसको मोनेटाइज करते हैं, यानी कि इस तरह की एडवाइस फार्मर को देने के लिए हम उस पर चार्ज करेंगे. जैसे काफी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, अगेन ये सारी बातें उस दिन हो गई थी. सम कंपनीज चार्ज 10,000 पर क्रॉप फॉर एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, और कुछ प्राइवेट फर्म्स चार्ज करते हैं 60,000 to 80,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ वेदर एडवाइजेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग ने कहा कि हम भी या तो इसको मोनेटाइज कर लें या फिर इसको प्राइवेट प्लेयर्स के ही हाथ में देते हैं पूरी तरीके से. ठीक है, तो इस तरह की बेवकूफी भरी बातें नीति आयोग ने की. ऑलरेडी फार्मिंग वैसे ही एक डिफिकल्ट प्रोफेशन है, काफी लॉस होता है फार्मर को, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जो वेदर एडवाइजरी सर्विसेज दी जा रही है यहाँ पर उसको भी मोनेटाइज कर देते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देते हैं. ठीक है, तो ये सब जो चीजें, इनको किस तरीके से स्टार्टअप्स हमें हेल्प कर सकते हैं इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने में, उसको हम आज एग्जामिन करेंगे. ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, आप खुद रीड कर सकते हैं. ये अलग अलग हमारी जो ओवरऑल एग्रो चेन है उसमें अलग अलग जगह पर आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. जैसे ई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे अमेजोन वगैरह है, खरीदना बेचना. इवन पता है अमेजोन पे आप जाओगे तो गोबर से जो बनने वाले कंडे हैं ना, आई डोंट नो इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, बट हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इनको कंडे कहते हैं. गाय के गोबर से बनते हैं, ड्राई करके उसको फिर आप यज्ञ हवन वगैरह में यूज करते हो. ठीक है, तो वो चीज तक अमेजोन पे इतने महंगे दामों में बेची जाती है जो कि गाँव में किसी कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की. ठीक है, मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, यानी कि हम सप्लाई चेन में स्टार्टअप्स को ग्रो कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में, फाइनेंस वगैरह में, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जैसे आजकल एप्स वगैरह आ गई हैं कुछ,
ठीक है, उसी तरीके से फार्म डेटा एनालिटिक्स में इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं, रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, फार्म मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की जा सकती है, जैसे ये हमने डीएमयूज की बात की, ठीक है, ये वेदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। ओवरऑल अभी जो हाल है उसमें हमारे यहाँ पर कितने, हमारे पास ऑलमोस्ट 1.4 लाख स्टार्टअप रजिस्टर हैं विद डीपीआईआईटी, ये हमने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में बात की थी। इसमें से 600 प्लस हैं जो कि काम कर रहे हैं एग्री स्टार्टअप स्पेस में, और इसमें से 54% है जो एग्रीटेक से ही रिलेटेड है पूरी तरीके से, और बाकी के जो 46% है वो काम कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग में या फूड प्रोसेसिंग या अदर सेक्टर में। ओके, और हम एस्टिमेट करते हैं कि करीब $10 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है इस सेक्टर में ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रख लीजिए, बिकॉज अगर आप जब तक 2-3 एग्जाम्पल कोड नहीं करेंगे वो बात नहीं बनेगी। अब देखिए ये सारे वो मैंने लिए हैं आपके साथ जो काफी साल, ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा चल रहा है, जैसे डी हार्ड 2012, EM3 एग्री सर्विस 2014, आईबोनो 2014। क्योंकि देखिए किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल, इतना सक्सेसफुल होना कि आज हम उसको एज एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, एक सक्सेस मॉडल बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 10 साल लग जाते हैं इन चीजों में। ठीक है, बाकी बताने के लिए तो यार हम और भी बता सकते हैं, जैसे निंजा कार्ट है, ठीक है, ये भी एक सक्सेसफुल रहा काफी ज्यादा। इसके अलावा एक एग्रो स्टार है, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा, स्टाइलैब्स, ये सब सब सक्सेसफुल मॉडल्स हैं एग्रोटेक स्टार्टअप में, बट हमें 2-3 ही पता होना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डी हार्ट अभी न्यूज में भी आया था 2 दिन पहले, तो उसकी बात करते हैं। ये प्रोवाइड करता है एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर दी फार्मर्स। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फार्मर को प्रोवाइड कर रहा है विद एक्सेस टू एग्रीकल्चर इनपुट, विद क्रॉप एडवाइजरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट लिंकेजेस थ्रू दी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स को, ताकि फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन उसके खुद के क्रॉप सिलेक्शन, पेस्ट मैनेजमेंट और वेदर फोरकास्ट पे। अब इसका इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या इसमें क्या बेनिफिट हुआ है, यहाँ पर इट इज सर्विंग टू ओवर 1.5 मिलियन फार्मर्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स एंड बिल्ड ए लार्ज नेटवर्क ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ओके, सो ये है इनका रोल। सिमिलरली यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं एग्री सर्विसेज को। ये ऑफर करता है फार्म मैकेनाइजेशन सर्विसेज पे पर यूज बेसिस, यानी कि हर फार्मर 1 एकड़ 2 एकड़ वालों को ये पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रैक्टर भी खरीद ले, वो हार्वेस्टर भी खरीद ले, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो जिस तरह रेंटल कार मार्केट चल रहा है उसी तरीके से रेंटल ट्रैक्टर मार्केट भी चल सकता है, राइट, ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए चीजें इजी हो जाए, जो मशीनरीज उनको चाहिए रेंट पे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल्स, वो आप ले लीजिए, आप ऐप पे रजिस्टर कीजिए या कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए और वहां से बुक कर लीजिए, जैसे हम लोग ओला वगैरह बुक करते हैं। जरूरत नहीं है कि हर फार्मर लोन ले, ट्रैक्टर खरीदे एंड ऑल दोस थिंग्स। उसी तरीके से आईबीनो, देखिए इसकी ये इतना फेमस हुआ कि इवन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसकी सर्विसेज अवेल करती है अलग अलग पर्पस के लिए, और इसने यूज किया यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू प्रोवाइड फार्मर्स विद क्रॉप इनसाइट एंड डिमांड फोरकास्टिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनालिटिक्स वगैरह को यूज करके ये बताता है फार्मर को कि किस क्रॉप, आप कौन सा क्रॉप ग्रो कीजिए जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है अगले कुछ महीनों में। तो इससे ये हो जाता है कि यहाँ पे एक प्रिडिक्टिव डिमांड सप्लाई सिस्टम क्रिएट कर देता है, जो इंश्योर करता है कि फार्मर वही चीज ग्रो करे जिसकी डिमांड आने वाली है, तो उससे वेस्टेज रिड्यूस होगा और प्राइसेस इंप्रूव होंगे, राइट। ऐसा ना हो कि किसान ने बहुत सारे प्याज वगैरह ग्रो कर लिए, आलू ग्रो कर लिए, टमाटर ग्रो कर लिए, बट उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में और पूरा फिर वो सड़क पे फेंक के जाता है। कई बार हुआ है दिल्ली में। ओके, सो ये 3 एग्जाम्पल आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा कि आखिर इनका क्या रोल रहेगा इस पूरे सिनेरियो में। ठीक है, सो क्विकली इसको देखेंगे हम लोग। प्रिसिशन फार्मिंग की जब हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे आईओटी एंड सेंसर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए कि फार्मर मोटर चालू करता है, उसको है कि मेरे को इस फील्ड में पानी देना है रात में, तो मोटर चालू करता है, कई बार सो गया या भूल गया और ज्यादा जरूरत से ज्यादा अपने वाटर यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंसर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसे आज घरों में होता है ना, पानी की टंकी भर गई है बंद कर दीजिए, उसी तरीके से हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। हम ड्रोन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी की 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, पैदल कहां तक घूमेगा, ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू आप सर्वे कर लीजिए कि आपकी फसल किस तरीके से चल रही है। ठीक है, उसके अलावा हम इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं टू मॉनिटर दी सॉइल हेल्थ, हमारी सॉइल की हेल्थ किस तरीके से, हमारे वाटर लेवल्स कितना नीचे जा रहे हैं, ठीक है, हमारे क्रॉप की कंडीशंस क्या है रियल टाइम में। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता जिसके पास 20 एकड़ 50 एकड़ है कि वो क्रॉप कंडीशन पूरा घूम घूम के देखे सुबह से उठ के, राइट। उसके अलावा कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, पेस्टिसाइड यूज करना है, सो ऑन। उसी तरीके से हम डेटा एनालिटिक्स और एआई का यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा
डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमें प्रॉपर बता सकता है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल सोइंग टाइम, किस टाइम पर आपको अपनी फसल सो करनी है, एंड व्हाट विल बी दी वेदर पैटर्न फॉर दिस ईयर, राइट, ताकि किसान एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके, राइट। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हो सकता है, इसमें हेल्प कर सकते हैं स्टार्टअप हमें। दूसरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इट कैन हेल्प अस एलिमिनेट द मिडिल मैन, राइट। आप प्लेटफॉर्म बना दीजिए, ठीक है, डायरेक्टली जो बायर है, कंज्यूमर है, वो सीधे कनेक्ट हो जाएगा हमारे फार्मर से, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें दो चीजों में हेल्प करेगी, पहला ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी प्राइसेस में, और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करेगी। अब अगर आपने को नहीं पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम उसको भी स्टडी करेंगे, प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी करेंगे, और जो मेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा आफ्टर दिस स्टार्टअप, वो हमारा वही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके साथ साथ जितनी भी टेक्नोलॉजीज जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी एंड अदर थिंग्स। सिमिलरली एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, इसमें भी हेल्प कर सकता है हमें, कि हम लोग यहाँ पर जो क्रेडिट वगैरह है, एआई एल्गोरिदम्स का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो असेस दी रिस्क, ठीक है, और प्रोवाइड कर सकते हैं हम माइक्रो लोन्स या वेदर रिलेटेड इंश्योरेंस। जैसे पंजाब में हीट वेव के चांसेस है, हैदराबाद में हीट वेव के चांसेस हैं, कुछ रीजन है कहीं पर वहां पे, जैसे बिहार है, वहां पे फ्लड के चांसेस ज्यादा होते हैं, कुछ रीजन है राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ड्रॉट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा वो टेलर मेड हो सकता है हमारा, राइट। टेलर मेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां की जैसी प्रॉब्लम वैसा ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम लोग उनके लिए ला सकते हैं, राइट। उसी तरीके से मार्केट लिंकेज एंड ई कॉमर्स वगैरह, तो अब ये तो आप जानते हो, कंट्री डिलाइट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये हमें कनेक्ट कर सकता है, यानी कि हमारे फार्मर्स के लिए एक वाइड मार्केट ओपन कर सकता है। जैसे आप मुंबई या दिल्ली के मार्केट हैं, ठीक है, उनसे आपको डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है, कि अगर कोई विलेज में बैठा हुआ हमें प्योर घी प्रोवाइड कर रहा है, तो ठीक है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए एंड उसको डायरेक्ट पे कर लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से ये हमें एक्सपोर्ट में भी असिस्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है पैकेजिंग एंड सर्टिफिकेशन, और हमारी जो सर्टिफिकेशन है वही प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट जनरली जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं वहां रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारे मैंगोज बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, हमारे मीट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट लिंकेजेस एज वेल एज ई कॉमर्स, ये हमारे लिए फॉरेन का मार्केट भी ओपन कर देंगे हमारे फार्मर्स के लिए, राइट। उसी तरीके से मैकेनाइजेशन एंड फार्म इक्विपमेंट लीजिंग, तो ये बात हमने ऊपर कर ली है कि किस तरीके से ये मैकेनाइज रेंटल वगैरह इसको इंप्रूव कर सकते हैं स्टार्टअप। जैसे आज रेंटल ऐप चल रही है ना बहुत सारी कार्स के लिए अर्बन सिटीज में, उसी तरीके से वहां भी चल सकती है रूरल एरियाज में। इसके अलावा एक और चीज है कि यहाँ पर ऑटोमेशन भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑटोनमस ट्रैक्टर्स आ जाएं छोटे छोटे, ठीक है, वो अपने आप काम कर दें, या रोबोटिक हार्वेस्टर आ जाएं। आई नो ये सब थोड़ा फारफेच है इंडिया के कंटेक्स्ट में, बट अल्टीमेटली एक ना एक दिन होना ही है, ठीक है। उसी तरीके से एआई ड्रिवन इरिगेशन सिस्टम आ जाए, ठीक है? जब उसको लगे कि इस क्रॉप को जितना पानी चाहिए था उतना पानी इसको मिल चुका है, तो अपने आप वो बंद कर देगा मोटर को, राइट। सिमिलरली सस्टेनेबिलिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में मदद कर सकता है। अब सस्टेनेबल किस तरीके से, जब हमारे ये सेंसर्स वगैरह, एनालिटिक्स एंड एल्गोरिदम्स वगैरह ये सब बताएंगे हमें कि आप इसमें अगर बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ये क्रॉप ज्यादा बेटर होगा, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको ये चीज यूज करने की जरूरत है। उसी तरीके से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड्स वगैरह की बात की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे स्टार्टअप्स आए जो सर्टिफिकेशन एंड हमें लिंक करें ऐसे मार्केट से जहां पर कंज्यूमर पे करने को रेडी है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि मुंबई में, राइट, या बेंगलुरु में। सिमिलरली क्लाइमेट रेजिलियंस जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, डीएमयूज की बात की हमने, ठीक है। तो वो चीज ठीक है, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कह रही है कि हम इसको मोनेटाइज करेंगे, तो स्टार्टअप्स उसमें आ सकते हैं। वो ऑलरेडी है काफी सारे स्टार्टअप, लेकिन वो बहुत हाई चार्ज करते हैं। चार्ज कम होने का एक ही तरीका है, दैट इज कि आप कंपटीशन को बढ़ाइए उस फील्ड में, ठीक है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस में हम लोग वेदर फोरकास्टिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्लान की जाए कि कब सोइंग करनी है, कब इरिगेशन देना है, और कब हार्वेस्ट करना है। उसी तरीके से ड्रॉट एंड फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स वगैरह आएंगे वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि हम ऐसे सीड्स ग्रो करें जो रेजिस्टेंट हो अगेंस्ट द क्लाइमेट वेरिएबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ 8 पॉइंट डिस्कस करें, बाकी करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग की बात कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप रॉ टोमेटोस मत सेल कीजिए, आप स्टार्टअप इस तरीके की बनाइए कि आप हमें ला के दीजिए, हम प्रोसेसिंग करके सेल करेंगे इसको।
ओके, तो यहाँ पर ये सारे रोल हैं स्टार्टअप के, नोट्स यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। अभी हम आगे चलते हैं, चैलेंजेस की बात करेंगे। रीजंस क्या है फॉर राइज इन स्टार्टअप, तो वो शुरू में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, और ये रीजंस वही हैं जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखे थे, जैसे अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, आज मोर देन 25% जो फार्मर्स हैं दे आर हैविंग एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, राइट। Similarly, there is demand for innovation in agriculture. Declining last mile delivery to farmer has increased the pressure on extension services, कि गवर्नमेंट इससे थोड़ा बाहर निकल गया है। अब जैसे नीति आयोग ने यहाँ पे कहा कि ये सरकार को नहीं करना चाहिए, या तो प्राइवेटाइज कर लो या फिर मोनेटाइज कर लो। तो जैसे जैसे ये डिक्लाइन हो रहा है इसमें, उसी तरीके से फिर स्टार्टअप्स के लिए और ज्यादा एवेन्यूज इसमें ओपन हो रहे हैं। दूसरा, देयर इज वैकेंसी इन एक्सटेंशन सिस्टम, क्योंकि अब जो रिमोट और डिसएडवांटेज रीजन हैं वहां पे गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं पहुंचती है, तो वहां पे स्टार्टअप ही हमारे लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां के लोकल लोग ही स्टार्टअप में काम करेंगे। ठीक है, चैलेंजेस की बात करें तो ये पूरा जो मार्केट है इट इज वर्थ मोर देन 350 मिलियन, लेकिन अगर आप कंबाइंड रेवेन्यू देखेंगे सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स का, इट इज जस्ट लेस देन 100 मिलियन। ठीक है, तो कितना कम है, यानी कि पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, तो वो तो हमेशा ही चैलेंज होता है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाते हैं, लीडिंग टू पुअर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सेकंड इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हैज नॉट प्रूवन वेरी प्रॉफिटेबल, जो कि मैंने आपको शुरू में बोला कि ट्रस्ट नहीं है फार्मर को कि ये टेक्नोलॉजी से मुझे कुछ बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज एग्री स्टार्टअप एंटरप्राइजेस आर फाइंडिंग इट हार्ड टू रिटेन द टेक्निकल टैलेंट वर्किंग इन दिस सेक्टर। अब जनरली आप एक बार सोचिए कि कई बार आप घर में किसी का रिश्ता लेके गए, तो आप क्या, आपने लड़की से बोला कि क्या करता है लड़का, तो वो एग्रीकल्चर देखता है, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है, यार एग्रीकल्चर देखता है, वो इस टाइप के आदमी से नहीं करेंगे। बट द थिंग इज कि उसके पास वो टेक्निकल टैलेंट है, तो फिर वो उसमें रह नहीं पाता ज्यादा टाइम, उसको लगता है यार मैं किसी एमएनसी के साथ ही फिर वर्क ढूंढूं। ठीक है, इस तरीके से ठीक नहीं है करना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड पेनिट्रेशन वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसमें जो एग्रीटेक में जो स्टार्टअप्स आते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर में वैसे ही अडॉप्शन बहुत स्लो है टेक्नोलॉजी का, तो ऐसे स्टार्टअप में हम क्यों इन्वेस्ट करें। हाई प्राइस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आर अनअफोर्डेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो वो तो फैक्ट है। मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अवेलेबल आर नॉट लोकलाइज्ड टू इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि देखिए इस फील्ड में अधिकतर जो शुरुआत हुई है वो सब वेस्टर्न कंट्रीज से हुई है, डेवलप कंट्रीज से। तो उन्होंने जो अपने मॉडल्स बनाए हैं टेक्नोलॉजी, वो दे आर नॉट एज पर द लोकलाइज्ड नीड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ की फार्मिंग की तरीके अलग है, यहाँ के फार्मर्स की इनकम अलग है, सब कुछ अलग है। मेकिंग फार्मर्स अडेप्टेड टू रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर वर्किंग ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट। जैसे हम लोग क्या स्कीम लेकर आए, ड्रोन दीदी। ठीक है, इनको ड्रोन असेंबल करना भी सिखाएंगे, और एट द सेम टाइम अगर उसमें खराबी आती है तो उसमें मैकेनिक का काम भी सिखाएंगे। ठीक, तो ये जो स्किल्स वगैरह देनी है इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की, वो भी उतना ईजी नहीं होगा, उसमें भी काफी मेहनत लगेगी। सेकंड इज फैसिलिटेटिंग द अडॉप्शन ऑफ प्रूवन टेक्नोलॉजीज थ्रू सब्सिडी इज येट टू गेन मोमेंटम। अब सरकार देती तो है सब्सिडी, ड्रोन्स वगैरह पर भी देती है, बट कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसको। रेगुलेशन दो फेवरेबल आर स्टिल कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो फर्दर मेजर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वी नीड टू डेवलप ए मोबाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जरूरी, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं देंगे इन फार्मर्स को प्रॉपर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, वो लोग अडेप्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड इज वी नीड टू इंक्रीज द टाइमली सपोर्ट टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। अब हमें पता है कि हमारे जितने भी स्टार्टअप शुरू होते हैं वो कई बार एक साल के अंदर बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप्स हैं, ऑब्वियसली बात है वो एग्रीकल्चर फील्ड में आए तो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उतना फास्टर नहीं है जितना कि आईटी वगैरह में है, लोग जल्दी अपना लेते हैं, फार्मर धीरे अपनाता है। तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को टाइमली सपोर्ट और थोड़ा बढ़ा के सपोर्ट देने की जरूरत है गवर्नमेंट को। देयर इज नीड फॉर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर्स क्या है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता दिया था। ओके, बिकॉज ओनली 9% ऑफ ओवरऑल फंडिंग जो लास्ट 5 ईयर में आई है, इट इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स। ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। गवर्नमेंट को एग्रीटेक फोकस इंक्यूबेटर्स एंड ग्रांट सिस्टम इनिशिएट करना होगा, यानी ऐसे इंक्यूबेटर्स जो स्पेशली एग्रीटेक से जुड़े हुए स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर रीजनल इश्यूज हैं, जैसे कर्नाटका अलोन इज होम टू 70% ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप्स। ठीक है, तो और भी स्टेट्स हैं, उनको भी एक फेवरेबल पॉलिसी के साथ आगे आना चाहिए। दूसरा, बैंक एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ऑफर मोर क्रिएटिव मॉडल्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर फार्मर्स। Next is to make agri startup successful, it is crucial to enable seamless hybridization of relevant technology by building a promising new age distribution model. Okay, so ये बात हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर आएगा तो 10 मार्कर में आएगा, यू कैन इजिली हैंडल। क्वेश्चन मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं, और अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्टार्टअप्स इन डीप टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।